Hello students, welcome back to Prep Classes Academy. Today we'll be doing the last chapter of social science. Let us begin. Teaching learning resources in social science. First is community resources. Community resources in social science can be valuable tool for both teaching and learning. They help connect theoretical concept with real world application and engage student with their own communities. तो किस तरीके से हम लोग कम्युनिटी रिसोर्सेज सोशल साइंस के लिए यूज़ कर सकते हैं उस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है लोकल लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स। तो इससे क्या होता है कि जो लोकल लाइब्रेरी होता है वो हमें वहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरीज़ में हमें बुक्स मिल जाते हैं, जर्नल्स मिल जाते हैं, एजुकेशनल मटेरियल मिल जाता है और उससे हम लोग हमारा जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, हिस्ट्री का हो, पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, वो सब हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं अगर हमारे पास लोकल लाइब्रेरीज़ हों। म्यूज़ियम एंड कल्चरल सेंटर्स जो होते हैं वहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, सोसाइटी किस तरीके से टाइम टू टाइम चेंज हुआ है उस बारे में पता चलता है, हमारे जो पुराने आर्ट थे, कल्चर थे, सोसाइटी कैसा था उस बारे में सब नॉलेज मिलता है। कम्युनिटी सेंटर एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एनजीओज होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लोकल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन सोशल इशूज जैसे पॉवर्टी में, एजुकेशन या हेल्थ, ऑफ अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ सोशल साइंस कॉन्सेप्ट। सोशल साइंस में हम लोग पॉवर्टी के बारे में पढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो जो कम्युनिटी सेंटर जो एनजीओज में काम करते हैं उनसे हमें पूरी तरह से इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मिलता है। Government offices and public services. Visiting local government offices or attending council meeting can provide students with insight into the functioning of political institutions. Local government कैसे काम करता है, political institution कैसे काम करता है, हमारा demographic, economy and education किस तरीके से चलता है, ये सब उनको government office and public services में एक बार ट्रैवल करने जाके अटेंड करने से, वहाँ पे विजिट करने से उनको सब समझ आएगा। फील्ड ट्रिप्स एंड साइट विजिट्स, हम लोग लोकल मॉन्यूमेंट्स हो या बैटल फील्ड हो, वहाँ पे हेरिटेज साइट्स में जाके अगर ट्रिप करें, बच्चों को लेकर जाएं, तो बच्चों को वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और विजुअलाइज करने से हर चीज़ उनको बहुत ईजिली समझ आता है। गेस्ट स्पीकर एंड एक्सपर्ट, किसी एक एक्सपर्ट को बुलाना, चाहे वो हिस्टोरियन हो, चाहे वो सोशलिस्ट हो, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो, कोई पब्लिक ऑफिशियल हो, उसको बुला के अगर उनको बुलाने से वो कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं, बच्चों को और ज़्यादा नॉलेज दे सकते हैं, एक ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज हो सकता है, बच्चे क्वेश्चंस पूछने से वो आंसर देंगे, तो उनसे बच्चों का भी जो एक क्यूरियोसिटी होता है एक टॉपिक को लेके, उनके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उसको वो क्लियर कर सकते हैं। ऑनलाइन कम्युनिटी प्लेटफॉर्म, जैसे मैनी कम्युनिटीज़ हैव सोशल मीडिया पेजेस होते हैं, उनके फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, तो उससे भी वो अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं, लोकल सोशल इश्यूज़ के बारे में बात कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो प्लेटफॉर्म होता है वो बच्चों को एक स्पेस देता है जहाँ पे वो क्वेश्चन कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, फिर डिस्कस कर सकते हैं सोशल साइंस के टॉपिक्स एक वाइड ऑडियंस के साथ। Community based research project. Students can partner with local organizations, schools, or businesses to conduct research or work on social science projects that benefit the community, such as conducting surveys or collecting data or social issues. तो कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट जो होता है उसमें एक डेटा वो लोग कम्युनिटी के बारे में निकाल सकते हैं। उस डेटा से वो लोग, जैसे स्कूल को एक प्रोजेक्ट दे दिया जाए कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए डेटा कलेक्ट करो, तो उससे क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो कम्युनिटी के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर कुछ भी बेनिफिट उनको कम्युनिटी से होता है, उस चीज़ का एक ओवरऑल व्यू उनको मिल जाता है अगर वो डेटा कलेक्ट करें। क्या सोशल इशू चल रहा है हमारे कम्युनिटी में, क्या कमी है हमारे कम्युनिटी में, उन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को एक ओपिनियन मिलता है, उनको एक सोशल का पैटर्न, कम्युनिटी का सोशल पैटर्न कैसा है उस बारे में उनको नॉलेज मिलता है। देन वी हैव सोशल सर्विसेज एंड पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हेल्थ क्लिनिक एंड सोशल सर्विस एजेंसीज है। दीज ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड रिसोर्सेज और ऑन कम्युनिटी हेल्थ, welfare and social services. Visiting these centers can give students practical example of social science concept related to public health and welfare. तो इन सब जगहों में जाके बच्चों को जो पब्लिक हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर के बारे में और ज़्यादा नॉलेज मिल सकता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो, क्राइसिस मैनेजमेंट हो, उसके बारे में भी उनको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। Educational partnership with local schools. Community partners with local schools can offer students opportunities for mentorship or for teaching younger students about social science topic. तो कम्युनिटी का अगर हम लोग का एजुकेशन पार्टनरशिप लोकल स्कूल्स के साथ हो जाए तो उससे क्या होता है कि स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलता है मेंटर्स से मिलने का, उनसे बात करके और ज़्यादा कम्युनिटी के बारे में जानने का।
Some communities have after school or weekend learning programs where social science concepts are introduced to young learners. तो इससे क्या होता है, कम्युनिटी में वो लोग और ज़्यादा जब सबके साथ मिलके सीखते हैं तो उनको बहुत फ्रीनेस फील होता है और वो अपना वहाँ पे जो भी उनके अंदर क्वेश्चंस हैं, जो भी उनके अंदर डाउट्स हैं, वो वहाँ पे क्लियर कर लेते हैं. मेथड ऑफ यूटिलाइजिंग कम्युनिटी सर्विसेज रिसोर्सेज. अब हम लोग कम्युनिटी रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करें. मेथड ऑफ यूटिलाइजिंग कम्युनिटी रिसोर्सेज इन एजुकेशन, देर आर टू मेन अप्रोचेस. एक है टेकिंग द स्कूल टू द कम्युनिटी, दूसरा है ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टू द स्कूल. तो हम लोग कम्युनिटी रिसोर्सेज कैसे हेल्प यूज़ कर सकते हैं, या तो स्कूल को कम्युनिटी के पास लेके, या तो कम्युनिटी को स्कूल के पास लाके. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग दो तरीके से कम्युनिटी का जो रिसोर्सेस है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. तो पहला है टेकिंग द स्कूल टू कम्युनिटी. स्कूल को कम्युनिटी के पास कैसे लेके जाना है, फील्ड ट्रिप करा के, स्कूल कैंपिंग करा के, फिर कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स लेके, जैसे क्लीन अप ड्राइव हो, चैरिटी इवेंट हो, फूड बैंक्स में हेल्प करना हो, उस टाइप की चैरिटी प्रोग्राम्स करना. कम्युनिटी सर्वे करना, कुछ भी एनालिसिस हो या फिर डेटा कलेक्शन हो, सोशल फिनोमेना समझना हो, पब्लिक का ओपिनियन समझना हो, एक कम्युनिटी का सर्वे करवा सकते हैं. इंटर्नशिप या फिर वर्क प्लेसमेंट भी करवा सकते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप विद लोकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे NGOs वगैरह में बच्चे वहाँ पे जाके एक पार्ट टाइम कर सकते हैं, जहाँ पे जाके उनको और ज़्यादा सोसाइटी के साथ घुलने मिलने का मौका मिलेगा. तो इस तरीके से हम स्कूल को कम्युनिटी के पास ले सकते हैं. एडवांटेजेस है, रियल लाइफ लर्निंग मिलता है बच्चों को, रियलिटी से वो मिलते हैं. तो रियल लाइफ में क्या है, जो हम लोग बुक में पढ़ते हैं एग्जैक्टली वैसा हर चीज़ नहीं होता है. अनटिल एंड अनलेस यू एक्सपीरियंस द थिंग्स इन अ रियल लाइफ, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एनीथिंग. तो जब वो रियलिटी के साथ जाते हैं तो उनको और ज़्यादा उनका जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है वो और ज़्यादा उनका क्लियर हो जाता है. इंक्रीज्ड एंगेजमेंट, क्योंकि वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनको एंगेज्ड रहते हैं. एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी उनके अंदर आ जाता है. जब वो रियलिटी में सब देखते हैं तो उनको एक लगता है कि नहीं, हमारे अंदर वो एक ड्यूटी है हमारा, हमें ये सब करना चाहिए. एक सेंस ऑफ सिविक ड्यूटी उनके अंदर आ जाता है. एक्सपोजर टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव. तो थ्रू इंटरेक्शन विद वेरियस कम्युनिटी मेंबर, स्टूडेंट जो होते हैं दे कैन अप्रिशिएट डाइवर्स व्यू पॉइंट ऑन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इशू. जितना उन्होंने पढ़ा होगा बुक में, उससे कहीं ज़्यादा वो लोकल जब अब कम्युनिटी में इन्वॉल्व रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में समझ पाते हैं. एंड स्किल डेवलपमेंट, ऑफकोर्स जब वो एक हैंड्स ऑन उनका रहेगा, वो प्रैक्टिकली रियल लाइफ लर्निंग कर रहे होंगे, तो स्किल डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली उनका होगा. उनका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो उनका क्रिटिकल थिंकिंग है, टीम वर्क है, वो सब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा. ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टू स्कूल. अब कम्युनिटी को हम लोग कैसे स्कूल तक लाएं. इनवाइटिंग रिसोर्स पर्सन, जैसे मैंने बोला, कोई स्कॉलर हो, कोई एक्सपर्ट हो, उसको बुलाना स्कूल में, ताकि वो स्कूल में आके कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, बच्चों से बात करें. पेरेंट टीचर एसोसिएशन करना. सोशल सर्विस एक्टिविटी स्कूल में करना, जैसे चैरिटी ड्राइव्स हो, अवेयरनेस कैंपेन्स हो, वॉलंटियरिंग वाले काम हो, या फिर कम्युनिटी को किसी कॉज के लिए सपोर्ट करना, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए. फेयर्स, फेस्टिवल एंड नेशनल डे सेलिब्रेट करना. नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना. आजकल जैसे स्कूल में पार्लियामेंट भी बैठता है, एक पार्लियामेंट का सेशन होता है, जहाँ पे जिस तरीके से एक्चुअल पार्लियामेंट काम करता है वैसे ही स्कूल में वो एक रोल प्ले जैसा करवाते हैं, ताकि बच्चे और ज़्यादा उस बारे में सीखें. फाइनेंशियल एड फ्रॉम कम्युनिटी मेम्बर्स. द कम्युनिटी कैन कॉन्ट्रीब्यूट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू सपोर्ट स्कूल एक्टिविटीज़ एंड स्कॉलरशिप. एडवांटेजेस क्या है, एक्सपर्ट से मिलने से और ज़्यादा वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस समझ सकते हैं. स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी कनेक्शन, कम्युनिटी के साथ उनका बहुत कनेक्टेड फील करते हैं. जो एक गैप होता है उनके बीच में, एक कम्युनिटी के और स्कूल के बच्चों के बीच में, वो कम हो जाता है. कल्चर का अवेयरनेस उनके अंदर आता है. स्टूडेंट को एम्पावरमेंट, उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील होता है. देन कोलैबोरेशन एंड एंगेजमेंट. स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर, कम्युनिटी, ये सब कोलैबोरेट हो जाते हैं, एक साथ मिलके जब करते हैं काम, तो और ज़्यादा लोकल इश्यूज़ के बारे में बच्चों को समझ आता है और एक सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है. यह एक छोटा सा कंपैरिजन यहाँ पे दे दिया है टेबल में. यहाँ पे मेथड है टेकिंग द स्कूल टू कम्युनिटी, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टू द स्कूल. अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आफ्टर डिस्क्राइबिंग एवरीथिंग आप ये टेबल बना दीजिए. सोशल स्टडीज़ लाइब्रेरी.
अब सोशल स्टडी लाइब्रेरी क्या होता है? इट रेफर्स टू स्पेशलाइज्ड कलेक्शन ऑफ बुक्स, जर्नल्स, मल्टीमीडिया मटेरियल एंड रिसोर्सेज दैट आर फोकस्ड ऑन द फील्ड ऑफ सोशल स्टडीज which include subject like history, geography, economics, sociology, political science and anthropology. तो social studies library में ये सारे books subjects available होते हैं बच्चों के लिए. It serves as essential resources for students, teachers and researchers. जिनको भी चाहिए they can utilize it. The library is not just a physical space but can also extend to digital library. ज़रूरी नहीं है वो physical हो, वो digital भी हो सकता है. फंक्शन क्या है सोशल स्टडीज़ लाइब्रेरी का? रिसोर्स रिपोजिटरी. वहाँ पे काफ़ी सारे रिसोर्सेज होते हैं, रेफरेंस बुक होते हैं, जर्नल्स होते हैं, मैप्स होते हैं, ऑडियो वीडियो सब कुछ अवेलेबल होता है. रिसर्च सपोर्ट. इट ऑफर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स द टूल टू कंडक्ट रिसर्च. वो कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, एकेडमिक पेपर्स या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो उनके लिए सब कुछ अवेलेबल होता है. लर्निंग उनका एनहांस होता है और ज़्यादा वो लर्न कर पाते हैं क्योंकि उनको रिसोर्सेज इतना अच्छा मिलता है. एक्सप्लोर कर पाते हैं बच्चे बुक्स से, फिर एंड अदर मटेरियल्स टू डीपन अपने अंडरस्टैंडिंग को समझाने के लिए, अपने खुद की अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाने के लिए वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. फिर है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट. जितना वो ज़्यादा डाइवर्स पर्सपेक्टिव होगा, जितना पढ़ेंगे, केस स्टडीज़ करेंगे, हिस्टोरिकल एनालिसिस करेंगे, तो उस लाइब्रेरी में जब वो ये सब पढ़ेंगे और ज़्यादा अपने हिस्ट्री को, अपने पॉलिटिकल साइंस को, अपने इकोनॉमिक्स को और जानने की कोशिश करेंगे, ऑटोमेटिकली उनका क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट होगा. Then they learn to analyze and evaluate various viewpoints and arguments related to social issues. Social issues के बारे में भी वो पढ़ सकते हैं और अपने व्यू पॉइंट भी दे सकते हैं. कैसे? क्योंकि जब वो पढ़ेंगे उनको और ज़्यादा पता चलेगा तो उनका क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा. फैसिलिटेटिंग कोलैबोरेशन. जब प्रोजेक्ट वर्क मिलता है बच्चों को कि हाँ तुम लोग ग्रुप में बनाओगे, तो ऑफकोर्स इट इज़ अ वेरी बिग हेल्प कि वो लोग कम्युनिटी सोशल लाइब्रेरी में जाएँ, वहाँ पे जाके प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या चाहिए सब लोग मिलके बुक्स पढ़ें या फिर उसमें जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ से कलेक्ट करें. तो एक कोलैबोरेशन में हेल्प करता है. सोशल अवेयरनेस प्रोवाइड करता है बच्चों को बुक्स मटेरियल से पता चलता है उनके ग्लोबल इश्यूज़ के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में, जस्टिस के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में. ये सब उनको कहाँ से पता चलता है? जब वो लाइब्रेरी में ये सब पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि उनको वाइड रेंज ऑफ सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में पता चलता है. तो इससे उनको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है. इंपॉर्टेंस क्या है सोशल स्टडीज़ लाइब्रेरी का? एक्सेस टू नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन. ऑफकोर्स उनको नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन का बहुत एक्सेस हो जाता है, मतलब उनको मिल जाता है ईजिली. लाइफ लॉन्ग लर्निंग उनको मिल जाता है. करिकुलम को सपोर्ट करता है. कैसे? सोशल स्टडीज़ करिकुलम ऑफन रिक्वायर इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स. आप जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, जोग्राफी, केमिस्ट्री, कुछ भी पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, सबका एक हिस्ट्री होता है कि पहले कैसा था, अभी कैसा है. वो सब जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो को समझना चाहते हो. तो एक करिकुलम को वो सपोर्ट करता है. आप जाके हिस्टोरिकल जितनी भी चीज़ें आप जानना चाहते हो वो आराम से सोशल स्टडीज़ लाइब्रेरी में जान सकते हो. कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है. हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, ग्लोबल इश्यूज़ को जानने के बाद सोशल स्टडीज़ लाइब्रेरी हेल्प प्रमोट क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी. दूसरे कल्चर के बारे में, वर्ल्ड व्यूज़ क्या हैं, वैरायटी ऑफ वर्ल्ड व्यूज़ होते हैं, मतलब जितने भी ग्लोबल इवेंट्स होते हैं उन सब के बारे में पता चलता है. एनहांसिंग एनालिटिकल एंड रिसर्च स्किल. By using the library's resources for research projects, students improve their ability to analyze, synthesize and evaluate information. Information को और evaluate करने की कोशिश करते हैं और कर पाते हैं. इससे उनका जो एकेडमिक राइटिंग एंड डेटा कलेक्शन स्किल होता है वो इम्प्रूव होता है. फिर है फोस्टरिंग इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप. वन ऑफ द प्राइमरी एम ऑफ सोशल स्टडीज एजुकेशन इज टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू बी एक्टिव एंड इन्फॉर्म्ड सिटीजन. बच्चों को एक्टिव बनाता है और एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनाता है. इन्फॉर्म्ड सिटीजन मतलब हमारे सोसाइटी में क्या चल रहा है, करंट इश्यूज़ जो होते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम है, सोशल जस्टिस है, उन सब के बारे में उनको पता चलता है एंड दे बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. Supporting teacher professional development. Teacher can use the library resources to enhance their teaching practice. Of course teachers भी यूज़ कर सकते हैं अपने टीचिंग प्रोसेस को और एनहांस करने के लिए. क्या मटेरियल, क्या केस स्टडी, क्या लेसन प्लान, सब कुछ उनको वहाँ पे मिल जाएगा. प्रोवाइडिंग मल्टी फॉर्मेट लर्निंग. मल्टी फॉर्मेट में क्या आ जाता है? उनका विजुअल आ जाता है, ऑडिटरी आ जाता है, काइनेस्थेटिक आ जाता है. हर टाइप के डेटा, डॉक्यूमेंट्री, डिजिटल आर्काइव सब कुछ उनको वहाँ पे अवेलेबल मिलता है. देन वी हैव रिक्विसाइट्स ऑफ एन आइडियल लाइब्रेरी. आइडियल लाइब्रेरी में हमको क्या क्या चाहिए? एक लाइब्रेरी को हम लोग आइडियल कब बोलेंगे? एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पेस. स्पेशियस होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए,
एक्सेसिबल होना चाहिए, बुक्स में लेबल्स अच्छे से होने चाहिए, रैम्प्स में किस तरीके से कहाँ पे, जैसे हिस्ट्री के बुक्स एक साथ, ज्योग्राफी के बुक्स एक साथ, सब कुछ वैसे रख के उनको जैसे एरिया डेडिकेट कर देना चाहिए। फिर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, मतलब इक्विप विथ नेसेसरी टेक्नोलॉजीज़ भी होना चाहिए, कंप्यूटर हो, इंटरनेट एक्सेस हो, डिजिटल रिसोर्सेस हो, ये सब भी अवेलेबल होना चाहिए। फिर कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, तो वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज होता है, बुक्स, ई बुक्स हो गए, जर्नल्स हो गए, अलग अलग जर्नल्स के बुक हो गए, तो जो उसका उसको जो सजाने का तरीका है लाइब्रेरी में बहुत अलग होता है, जैसे सब्जेक्ट वाइज हो गया, टॉपिक वाइज हो गया, उस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है ताकि बुक ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए, क्वालिटी वाले इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए, एंड स्पेशलाइज्ड कलेक्शंस भी होने चाहिए। फिर है एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन एंड कैटलॉगिंग सिस्टम, क्लियर क्लासिफिकेशन करना है और अरेंजमेंट करना है बुक्स का। फिर डिजिटल कैटलॉग भी हो सकता है, जैसे कंप्यूटर्स में आजकल रहता है फीड, कोई कोई बुक मांगते हैं कुछ, तो फिर अब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो फटाफट डिजिटली उसमें सर्च कर लेते हैं, उसमें पता चल जाता है कौन से रैक में कौन सा बुक है। ट्रेंड एंड सपोर्टिव स्टाफ, जो स्टाफ होते हैं वो प्रोफेशनल लाइब्रेरियंस होने चाहिए, सपोर्टिंग स्टाफ भी होना चाहिए जो गाइड कर सकते हैं बच्चों को, या फिर जो भी लाइब्रेरी यूज़ कर रहा है कि कहाँ पे कौन सा बुक अवेलेबल है, रिसोर्सेज कहाँ पे, उनको कौन सा, अगर कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसोर्स चाहिए तो वो कहाँ अवेलेबल होगा, असिस्टेंस अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। सस्टेनेबल एंड सेफ एनवायरनमेंट, द लाइब्रेरी शुड अडॉप्ट इको फ्रेंडली प्रैक्टिस सच एज एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग होना चाहिए, रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स एंड द यूज़ ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज, रिड्यूस पेपर कंजम्पशन। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मतलब प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स वहाँ पे लेना बहुत ज़रूरी है। दिस इंक्लूड सर्विलेंस, मॉनिटरिंग ऑफ मटेरियल एंड इंश्योरिंग अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर स्टडी और वर्क। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल रिसोर्सेज, कंप्यूटर एंड इंटरनेट एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर डिजिटल, उसमें डिजिटल ई रिसोर्स उनको अगर चाहिए तो वो यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी होना चाहिए, ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स होने चाहिए, वो अगर सुन के कुछ भी, माइक्रोफोन वहाँ पे हो या फिर प्रोजेक्टर हो, स्क्रीन्स हो, उससे क्या है बच्चे मल्टीमीडिया यूज़ करके भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वाईफाई एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है इन सब के लिए। Then user-centric services and programs, research assistance and reference services. Library should provide reference services to help user with the research. बहुत सारे रेफरेंस बुक्स, जैसे मैंने आपको बताया था एक दूसरे लास्ट चैप्टर में, कि जैसे हमारा मैथ्स हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है एनसीईआरटी बुक, एक होता है रिफ्रेशर। तो रिफ्रेशर में हमको और ज़्यादा डिटेल में हर चीज़ समझ आता है, तो रेफरेंस बुक का होना बहुत ज़रूरी है। वर्कशॉप एंड इवेंट्स, लाइब्रेरीज कैन ऑफर वर्कशॉप्स और सेमिनार्स भी कर सकते हैं, जिसमें लाइब्रेरी को कैसे यूज़ करना है, डिजिटल लिटरेसी के बारे में बता सकते हैं। होस्टिंग इवेंट्स लाइक बुक क्लब स्टार्ट कर सकते हैं स्कूल में, जिसमें बच्चे ऑथर्स के बारे में बात करें, टॉपिक्स के बारे में बात करें, बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं। चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट सेक्शन फॉर स्कूल और पब्लिक लाइब्रेरीज हैविंग अ डेडिकेटेड सेक्शन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए अलग से सेक्शन होना, यंग एडल्ट्स के लिए एक अलग सेक्शन होना, बुक्स अप्रोप्रिएट मटेरियल होना, वो सब भी ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों को उनकी एज के हिसाब से जो बुक पढ़ना चाहिए वो उसको पढ़ सके। रीडिंग प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जैसे स्टोरी सेशंस हो गए, नॉवल सेशंस हो गए, कुछ रीडिंग चैलेंजेस हो गए, इससे क्या बच्चे बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं। क्वाइट कोलैबोरेटिव एंड इंटीग्रेटिव स्पेस, लाइब्रेरी एक ऐसा जगह है जहाँ पे एकदम शांत माहौल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट्स अ सॉलिट्यूड प्लेस वेयर यू गो एंड सिट, ताकि आप आराम से कुछ पढ़ सकें। कोलैबोरेटिव स्पेस होना चाहिए, कहाँ पे कोलैबोरेट, कहाँ पे ग्रुप में बैठ के पढ़ सकते हैं, उसका एक अलग सेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी एंगेजमेंट, इंक्लूसिव एंड वेलकमिंग, मतलब इंक्लूसिव होना चाहिए, मतलब सबको एक एक्सेस देना चाहिए वो लाइब्रेरी को यूज़ करने का। Community outreach, the library should actively engage with the local community, offering services that reflect the community's need. This might include outreach program for school, partnership with local organization and providing material in the multiple languages. Community के साथ भी वो लोग एक engagement कर सकते हैं, जहाँ पे community भी provide करे लाइब्रेरी को, एक अलग अलग भाषाओं में बुक्स प्रोवाइड करें, ताकि बच्चे जिस लैंग्वेज के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है उसको यूज़ कर सकें। कल्चरल एंड एजुकेशनल इवेंट्स, होस्टिंग इवेंट्स सच एज बुक फेयर वगैरह, या फिर कल्चरल फेस्टिवल्स जिसमें बुक्स को इम्पोर्टेंस दिया जाए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को इम्पोर्टेंस दिया जाए, ताकि बच्चे उसके बारे में और जानने की कोशिश करें लाइब्रेरी जाके, उस टाइप के इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर है फाइनेंशियल सपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी, एडिक्वेट फंडिंग की ज़रूरत है ना, क्योंकि इतने सारे बुक्स होंगे, इतने सारे रिसोर्सेस होंगे, उसके लिए एडिक्वेट फंडिंग की बहुत ज़रूरी है। स्पॉन्सरशिप एंड ग्रांट्स होना ज़रूरी है। लाइब्रेरी शुड सीक एक्सटर्नल फंडिंग, स्पॉन्सरशिप एंड ग्रांट टू सपोर्ट स्पेशल प्रोग्राम्स और एक्सपैंड देयर सर्विसेज। अपने सर्विसेज को भी उनको, सिर्फ ये नहीं कि उनको स्पॉन्सरशिप लेना है, उनको लेना भी है, प्लस उनको सपोर्ट भी ग्रांट करना है, उनको एक्सपैंड करना है अपना सर्विसेज।
Financial transparency. Library management should ensure that funds are allocated effectively, maximizing the benefit for user. तो ये हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने सब कुछ पॉइंट्स में लिखा है, तो आपको एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जैसे ये वीडियोस देखते हैं बीच बीच में अपना एक नोटबुक पकड़ के बैठिए और जितने भी सब पॉइंट्स हैं उसको लिख लीजिए। भले अंदर का जो मटेरियल है जो मैंने लिखा है आप उसको अपने ईजी लैंग्वेज में लिखिए, लेकिन हमेशा एक नोटबुक लेके बैठिए। जब वीडियो देखते हो तो सब टॉपिक्स को एक नोटबुक में लिख लो, ताकि एग्जाम से पहले आपको बार बार ढूंढना ना पड़े। वहाँ से पढ़ लिया और जो समझ नहीं आया फिर वीडियो को देखा, और वीडियो को बार बार देखो ताकि एग्जाम्पल्स भी आपको समझ आए। और उससे क्या होगा कि आप जब लिखते हो, क्योंकि बीएड में आपको पता है कि ऐसा तो नहीं है कि स्कूल के जैसे 2-2 पेज के आंसर्स आते हैं। यू हैव टू राइट एटलीस्ट 4 to 5 पेजेस शॉर्ट आंसर्स में, एंड लॉन्ग आंसर्स में 7-8 पेजेस भी लिखना पड़ता है। तो उसके लिए सारे सब टॉपिक्स आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है। नाउ सोशल स्टडीज़ लैबोरेटरी, स्कूल में होते हैं सोशल स्टडीज़ लैबोरेटरी, जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो। The social study library is a dedicated space or facility where students engage in hands-on activity करते हैं, वो लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस वहाँ पे वो लोग करते हैं। लैबोरेटरी जो होता है वो डिज़ाइन किया जाता है ताकि बच्चे और ज़्यादा हिस्ट्री, जोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स हो या फिर जो भी सोशल स्टडीज़ के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट्स हो उसके बारे में और ज़्यादा बच्चे एक्सप्लोर कर सकें। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है सोशल स्टडीज़ लाइब्रेटरी का? इंटरैक्टिव लर्निंग टूल होता है, वहाँ पे बच्चे इंटरैक्ट करते हैं, अपने अपने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, फिर वहाँ पे मैप्स होता है, ग्लोब्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, उन सबके साथ वो लोग उन टूल्स को यूज़ करके एक इंटरैक्टिव लर्निंग करते हैं। मल्टीमीडिया इक्विपमेंट आजकल रहता है, वीडियोज़ रहते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ रहते हैं, हिस्ट्री के हो, जोग्राफी के हो, सिविक्स के हो, इकोनॉमिक्स के हो, सब अवेलेबल होते हैं। मॉडल एंड सिमुलेशंस, मॉडल्स रहते हैं, हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स हों, जोग्राफिकल के टेरेन मॉडल्स हों, या फिर कुछ भी एक मॉडल जैसे हम लोग पहले बनाते थे वो सब विजुअलाइज करके बच्चे कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर पाते हैं। एक्सेस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, अ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज, जैसे कुछ भी स्पीच हो, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हो या रिसर्च पेपर हो, ये सब वहाँ पे अवेलेबल रहता है। देन मैप्स एंड जोग्राफिक टूल्स, मैप्स रहता है, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम रहता है, सॉफ्टवेयर शुड बी अवेलेबल टू हेल्प स्टूडेंट स्टडी लोकेशन, बाउंड्रीज एंड क्लाइमेट पैटर्न्स एंड जोग्राफिकल फिनोमेना। ये सब पढ़ने के लिए बच्चों के लिए GIS यानी जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। वो सारे टूल्स प्रोवाइड करने हैं बच्चों को जहाँ से कि बच्चे जोग्राफी का जो बाउंड्रीज है, क्लाइमेट पैटर्न है, वो सब समझ पाएँ। डिस्प्ले बोर्ड फॉर प्रोजेक्ट्स एंड एग्जिबिट, लैब शुड हैव अ स्पेस फॉर डिस्प्लेइंग स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट, बच्चों का प्रोजेक्ट हो, पोस्टर हो, हिस्टोरिकल टाइमलाइंस हो, जो भी वो लोग डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं वो सब रखने का एक कॉर्नर होना बहुत ज़रूरी है। कोलैबोरेटिव वर्क स्पेस, द लैबोरेटरी शुड एनकरेज ग्रुप एक्टिविटीज़ बाय प्रोवाइडिंग कोलैबोरेटिव वर्क स्टेशंस और एरियाज वे स्टूडेंट्स कैन डिस्कस टॉपिक्स, तो कोलैबोरेशन भी बच्चों से करवाना चाहिए। Then real world artifacts and material, including real world artifacts like currency हो, historical document हो या फिर cultural objects हो from different regions can make the study of social studies more tangible and relatable for students। वो सब कलेक्ट करके भी सोशल स्टडीज़ लाइब्रेरी में लेबोरेटरी में रखना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों को रियल चीज़ें देखने को मिले, तो उससे वो और ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। एडवांटेजेस क्या है? एनहांस अंडरस्टैंडिंग होता है, और ज़्यादा समझ आता है जब वो विजुअलाइज करते हैं, तो सब्जेक्ट उनको टॉपिक और ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, और उनका क्रिटिकल थिंकिंग तब उनका इंप्रूव होता है। क्यों? क्योंकि वो विजुअलाइज करते हैं तो उनके दिमाग में और क्वेश्चंस निकलते हैं, वो क्वेश्चन फिर टीचर से पूछते हैं, वो और जानने की उनके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, जिस वजह से उनका क्रिटिकल थिंकिंग स्किल जो होता है वो इम्प्रूव होता है। डेवलपमेंट होता है रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल्स का, जब वो लोग कुछ देखते हैं और उस चीज़ में उनका इंटरेस्ट आने लगता है तो ऑटोमेटिकली वो उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिसर्च करने की कोशिश करते हैं बच्चे, और अपना रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल को और वो लोग डेवलप कर लेते हैं। फॉस्टर्स कोलैबोरेशन, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए उनको एक मोटिवेशन मिलता है, यहाँ पे वो एनकरेज करता है टीम वर्क हो, कम्युनिकेशन हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक कुछ उनको एक टास्क दे दिया हो, वो सब करने में उनको बड़ा मज़ा भी आता है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, लैबोरेटरी जो होता है एनेबल स्टूडेंट टू मेक कनेक्शन बिटवीन थियोरेटिकल नॉलेज जो उन्होंने क्लास में पढ़ा होता है एंड रियल वर्ल्ड सोशल इश्यूज, हिस्ट्री और पॉलिटिकल, फोस्टरिंग अ डीपर अप्रिसिएशन ऑफ द सब्जेक्ट को वो उस वजह से और ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगते हैं, क्योंकि जो वो थ्योरी में क्लास में पढ़ते हैं वो तो वो समझते हैं, लेकिन क्लियर पिक्चर कब आता है? जब वो लैबोरेटरी में जाके सब कुछ विजुअलाइज करते हैं, तो उससे उनको हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है। एक्सपेरिमेंट जैसे कि वो जाके जब हैंड्स ऑन मतलब वहाँ जाके खुद देख के खुद समझ के उसमें एंगेज होके टेक्स्ट बुक के साथ कंपेयर करके सब कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वो लोग करते हैं, और बच्चों का एंगेजमेंट इस वजह से
बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनका क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है, बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं एक्सप्लोर करने के लिए सब्जेक्ट के बारे में. Promotes understanding of different culture and societies. Of course they learn about different laboratory में different cultures and societies के बारे में वो लोग और ज़्यादा समझ पाते हैं जब वो लोग वहाँ पे मॉडल्स हो, जो भी इस टाइप की एक्टिविटीज़ कराने के बाद जब टीचर्स ने वहाँ पे वैसे मॉडल्स वैसे मटेरियल्स रखे हों जो देख के बच्चों को समझ आए कि डिफरेंट कल्चर्स कैसे होती हैं, सोसाइटी कैसे चलती है. फिर encourage creativity and innovation. By working with diverse materials, students are encouraged to think creatively and come up with innovative ways to represent the social science problem. उनको भी जब प्रोजेक्ट दिया जाता है वो उसको और इनोवेटिव और क्रिएटिव वे में करने के लिए उनको एनकरेज करना बहुत ज़रूरी है. Support multidisciplinary learning. Social studies laboratories offer interdisciplinary learning experience that combine history, geography, economics and political science, helping students see the interconnectedness of different fields within social studies. तो मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग मतलब उनके एसएसटी का जो लैबोरेटरी होता है ऐसा तो नहीं कि हिस्ट्री का अलग होता है, ज्योग्राफी का अलग होता है, सबका एक साथ होता है और सबका एक लिंक होता है. लिंक कैसे होता है, जैसे हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट में ये क्रॉप्स ज़्यादा अच्छे उगते हैं. क्यों उगते हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट. इट इज़ बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट. फिर लोग ऐसे क्यों होते हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर इनटेक ऑफ फूड. तो हर चीज़ एक दूसरे के साथ लिंक्ड होता है, तो वो लिंक वो वहाँ समझ पाते हैं. Promote citizenship education. Engaging students in activities related to democracy, governance and human right. ये इन सब एक्टिविटी में उनको अगर इन्वॉल्व करो तो वो बच्चों को एक पार्टिसिपेशन में करवाने से एक एक्टिव वो सिटीजनशिप का उनके अंदर फीलिंग आता है एंड वो लोग कम्युनिटीज़ एंड सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने लगते हैं. सोशल स्टडीज़ म्यूज़ियम क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड म्यूज़ियम होता है जहाँ पे कि आर्टिफैक्ट्स हों पुराने हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के या किसी भी एक रिलीजन के. म्यूज़ियम जो होता है वो बच्चों को एजुकेशनल एक्सपीरियंस देता है. विजिटर्स जाते हैं वहाँ पे, पुरानी चीज़ें देखती हैं, कैसे यूटेंसिल्स यूज़ होते थे, वॉर में क्या यूज़ होता था, कैसे कॉइन्स यूज़ होते थे, वो सब वो लोग म्यूज़ियम में देख पाते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है कि नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बच्चों में और ज़्यादा आए, वो समझ पाए कि हिस्ट्री में क्या होता था, अभी क्या होता है, वो सारा जो अंडरस्टैंडिंग है उनका वो डेवलप हो. हैंड्स और लर्निंग एक्सपीरियंस सबका जो सब पॉइंट्स है ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि म्यूज़ियम, लैबोरेटरी, इन सबका मेन मोटिव क्या है, बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले, वो हर चीज़ देख के समझें. सिर्फ बुक पढ़ने से दे विल नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट अगर वही चीज़ वो प्रैक्टिकली करें और देखें तो उनको और ज़्यादा अच्छे से समझ आता है. प्रिजर्व कल्चरल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज. ऑफकोर्स म्यूज़ियम जो होता है वो हमारा कल्चरल एंड हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स को प्रिजर्व करके रखता है और वही चीज़ बच्चे उससे और ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. क्रिटिकल थिंकिंग एनकरेज करता है क्योंकि हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, ये मैंने पहले आपको बताया था. फोस्टर अवेयरनेस ऑफ ग्लोबल एंड नेशनल इशू. टू रेज अवेयरनेस ऑफ बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू, फोस्टरिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस एंड प्रमोटिंग अ सेंस ऑफ सिटीजनशिप. तो बच्चे जब म्यूज़ियम जाते हैं वो जितने भी सिर्फ वहाँ पे हमारे कंट्री का ही नहीं, नेशनल, इंटरनेशनल, हर टाइप के इश्यूज़ के बारे में भी बात किया जाता है. उससे बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग होता है ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में, उसके बारे में वो जानते हैं. जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग एलपीजी. एलपीजी क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है. दिस इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो कि हमारे इंडिया में 90s में हुआ था. एलपीजी के टाइम क्या हुआ था, हमारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ा था ग्लोबलाइजेशन की वजह से. तो वहाँ पे क्या आता है? ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस. तो ये सब बच्चे जानने की कोशिश करते हैं जब वो म्यूज़ियम में जाते हैं. सपोर्ट इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग. टू इंटीग्रेट डिफरेंट फील्ड विद इन सोशल स्टडीज़ बाय ऑफरिंग एग्जिबिट दैट डेमोन्स्ट्रेट देयर इंटरकनेक्टेडनेस. हर सब्जेक्ट का कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्शन है बच्चे वो भी समझ पाते हैं. इंस्पायर कल्चरल एप्रिसिएशन एंड टॉलरेंस. तो जब वो ये सब देखते हैं, जब वो हिस्ट्री समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों था, अभी ऐसा क्यों है, पहले जोग्राफिकल डिवीजन कैसा था, अभी कैसा है, वो सब जानने के बाद उनके अंदर एक अप्रिसिएशन वाला, वो कल्चर को अप्रिशिएट करने लगते हैं. एग्जिबिट इन सोशल स्टडीज़ म्यूज़ियम. हिस्टोरिकल एग्जिबिट्स, आर्टिफैक्ट्स. हिस्टोरिकल एग्जिबिट्स में क्या क्या होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं. हिस्टोरिकल एग्जिबिट्स में होता है आर्टिफैक्ट्स एंड एंशिएंट सिटीजनशिप. जैसे इजिप्ट में क्या होता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे क्या होता था, स्टोन वर्क जो होता था वो सब दिखाते हैं. रेवोल्यूशनरी आर्टिफैक्ट्स होते हैं कि वॉर के टाइम में क्या यूज़ होता था. डॉक्यूमेंट्स जो होते थे हिस्ट्री के टाइम में, कॉन्स्टिट्यूशन हो, स्पीच हो इंपॉर्टेंट, वो सबका मैन्यूस्क्रिप्ट भी रहता है. कल्चरल हेरिटेज ऑब्जेक्ट जैसे आर्ट एंड ट्रेडिशन की चीज़ें भी रहती हैं हिस्टोरिकल एग्जिबिट में. जोग्राफिकल एग्जिबिट में रहते हैं मैप्स एंड ग्लोब्स. टोपोलॉजिकल मॉडल्स होते हैं जिसमें रिवर्स, माउंटेन्स, कोस्ट लाइन्स ये सब दिखते हैं. वेदर्स एंड क्लाइमेट डिस्प्ले होता है जिसमें वेदर पैटर्न, क्लाइमेट जोन, एनवायरमेंटल चेंजेस ये सब रहते हैं.
एंड कल्चरल लैंडस्केप, डिफॉरेस्टेशन हो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो, वो सब उसमें दिखाया जाता है। इकोनॉमिक्स एग्जिबिट में इकोनॉमिक सिस्टम का मॉडल कि हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी है या कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वो सब डिस्प्ले होता है। देन करेंसी एंड ट्रेड आर्टिफैक्ट, जिसमें पहले कॉइन्स कैसे थे, मॉडर्न करेंसीज कैसे हैं, ट्रेड पहले कैसे होता था, अभी कैसे होता है, क्या क्या मटेरियल्स इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, क्या इंडिया इंपोर्ट करता है। इकोनॉमिक थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट, जिसमें इन्फ्लेशन आ जाता है, जीडीपी आ जाता है, सप्लाई एंड डिमांड आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है, डिफ्लेशन आ जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड आ जाता है। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लेबर, जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, फिर लेबर का हिस्ट्री हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में शो कर सकते हैं। एग्जिबिट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अब पॉलिटिकल साइंस में क्या दिखाया जाता है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, सोशलिज्म है, क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल के डॉक्यूमेंट, जैसे यहाँ पे हमारे नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी इंफॉर्मेशन हो गया, फिर पॉलिटिकल सिस्टम हमारा कैसे डेवलप हुआ उस बारे में। इलेक्ट्रल सिस्टम मतलब हमारा वोटिंग प्रैक्टिस कैसा है, पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से बनता है एक कंट्री में, कैसे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में। एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, जैसे सिविल राइट मूवमेंट हो गया, वुमेंस के लिए कुछ हो गया, इंडिपेंडेंस मूवमेंट हो गया, वो सब मूवमेंट के लिए एक जो जिस सेक्शन में वो रहता है, दैट इज़ एग्जिबिट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। फिर है एग्जिबिट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसमें यूएन एंड ग्लोबल कोऑपरेशन हो गया, जितने भी हमारे बड़े बड़े कंट्रीज़ के मीटिंग्स होते हैं, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आ गया, हमारा यूनाइटेड नेशंस आ गया, ह्यूमन राइट्स प्रमोटिंग ग्लोबल पीस एंड ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, WHO का ये काम है, फिर यूनाइटेड नेशंस का ये काम है, उसके बारे में पूरा पिक्चर क्लियर रहता है। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन के बारे में, जैसे जितने भी वॉर्स होते हैं, या फिर जैसे वर्ल्ड वॉर हो गया, कोल्ड वॉर हो गया, कुछ पीस ट्रीटीज़ होते हैं, कुछ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसके बारे में डिस्प्ले किया जा सकता है। नेशनल हीरोज़ हमारे जो थे, महात्मा गांधी हो गए, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, इन सब के बारे में उनका क्या रोल था, क्या उन्होंने क्या किया था कंट्री के लिए, उस बारे में भी हम लोग शोकेस कर सकते हैं। ग्लोबल सोशल मूवमेंट में, जिसमें सिविल राइट्स आ गए, जेंडर इक्वालिटी आ गया, सोशल जस्टिस आ गया, दीज ऑल कम इन नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। देन रिलीजियस में आ गया हमारे सेक्रेड टेक्स्ट जो है, बाइबल, कुरान, भगवद गीता, वो सब आ गए। फिर रिलीजियस प्रैक्टिस एंड रिचुअल्स में हमारे जितने भी धर्म हैं, उसके कल्चर हो गया, हमारा रिलीजन हो गया, जैसे क्रिश्चियनिटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम बोलते हैं, वो सब हो गया। रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स हो गए कि हमारे क्या क्या आर्टिफैक्ट्स उसमें यूज़ होते थे हमारे रिलीजन में, प्रेयर के बीड्स हो गए, रुद्राक्ष वगैरह जो हम लोग बोलते हैं वो हो गया। फिर सबका एक पूजा करने का तरीका अलग होता है, उस बारे में हो गया। कंपैरेटिव रिलीजन, जहाँ पे एक्सप्लोर किया जाता है डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन डिफरेंट रीजन्स और उनके बिलीफ और उनके हिस्टोरिकल एवोल्यूशन के बारे में। फिर है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टडीज़ टीचर। अब सोशल स्टडीज़ टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, वर्कशॉप एंड सेमिनार्स करके, जिसमें रीसेंट जो भी होते हैं, SST सब कुछ एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे इकोनॉमिक्स हमेशा चेंज होती रहती है, हिस्ट्री चेंज नहीं होता, लेकिन हिस्ट्री से अभी क्या चल रहा है वो चेंज होता है, जोग्राफिकल डिवीजन सब चेंज होता रहता है, तो वर्कशॉप एंड सेमिनार्स की बहुत ज़रूरी होती है। एडवांस डिग्री प्रोग्राम जैसे PhD वगैरह करो, उन सब से भी बच्चे टीचर्स का जो ट्रेनिंग है वो होता है। ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे हैं, जिसमें टीचर्स अपने आप को और ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म की तरफ ले सकते हैं। मेंबरशिप इन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे NCSS है, नेशनल काउंसिल फॉर द सोशल स्टडीज़, इसमें वो प्रोफेशनल नेटवर्क रहता है जिसमें टीचर्स कनेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं इस एसोसिएशन को। कोलैबोरेटिव लर्निंग कम्युनिटी, पार्टिसिपेटिंग इन टीचर कम्युनिटी बोथ इन पर्सन एंड ऑनलाइन टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस। एक कम्युनिटी बना लिया, सोचो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, और वहाँ पे अपने अपने प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस को वहाँ पे पुल अप किया, डिस्कस किया, और अपने अपने पढ़ाने के तरीक़ों में उसको यूज़ किया, उस तरीके से वो लोग कोलैबोरेट करते हैं। Peer observation and feedback, observing colleagues' classes to gain insight into different teaching technique and receiving constructive feedback on one's own practice. किस तरीके से आप पढ़ाते हो उसके बारे में एक फीडबैक लेके उस तरीके से टीचर को ट्रेन किया जा सकता है। जैसे हमने माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ा था, फीडबैक से वो लोग रीप्लानिंग करते हैं, फिर रीटीचिंग करते हैं और फिर इम्प्लीमेंट करते हैं अगर उनके पढ़ाने के तरीक़ों में कुछ उनको डिफरेंट करना है, कुछ नया करना है। Action research, engaging in classroom based action research to explore effective teaching strategies.
क्लास में ही उनको एक जैसे एक्शन रिसर्च मतलब क्लास में पढ़ा के उनको ये समझना है कि बच्चों के असेसमेंट के बाद उनको क्या समझ आए कि बच्चों ने अच्छे से समझा या नहीं समझा। अगर नहीं समझा तो उनको क्या चेंजेस लाने हैं अपने स्ट्रैटेजीज़ में, अपने लेसन प्लान में, उस तरीके से खुद को ट्रेन करना। Curriculum development and review, contributing to the design, evolution and improvement of social studies curriculum to ensure it remains relevant and effective. Curriculum का development करना, attending conference and symposia, उनको अलग अलग जितने भी कॉन्फ्रेंस होते हैं या फिर सब्जेक्ट रिलेटेड जितने कन्वेंशंस होते हैं उसको उनको अटेंड करना चाहिए और एक्सपर्ट्स से उनको और ज़्यादा एडवाइस लेना चाहिए खुद को ट्रेन करने के लिए। क्लासरूम टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स टू एनहांस इंटरैक्टिव लर्निंग, डिजिटल लिटरेसी उनको बहुत ज़रूरत है, ऑनलाइन रिसोर्सेज कैसे कलेक्ट करना है और बच्चों को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। कल्चरल कंपीटेंस एंड डाइवर्सिटी ट्रेनिंग, रिसीविंग ट्रेनिंग एंड कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग टू एड्रेस डाइवर्स क्लासरूम पॉपुलेशन एंड प्रमोट इंक्लूसिविटी इन सोशल स्टडीज़ एजुकेशन। इंक्लूसिविटी मतलब सबके लिए एक्सेसिबल हो, उस तरीके से उनको कल्चरल कंपीटेंस एंड डाइवर्सिटी ट्रेनिंग मतलब जितना भी चेंजेस होता रहता है हमारे कल्चर में, हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारे पढ़ाने की स्ट्रैटेजीज़ भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होना बहुत ज़रूरी है, तो टीचर को वो ट्रेनिंग लेना भी बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट सेंटर टीचिंग बहुत आजकल ज़रूरी है, जहाँ पे बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग के होलिस्टिक डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन स्किल, enhancing skill in formative and summative assessment including using rubrics कैसे यूज़ करना है, प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट कैसे यूज़ करना है, अलग अलग तरीके से कैसे उनको बच्चों को एक्सेस करना है, कैसे एसेस करना है कि उनका कैसे कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं, वो उनका एक आइडिया उनको खुद निकाल के अपने आप को ट्रेन करके बच्चों के ऊपर वो इम्प्लाई करके उनको कोशिश करना है जानने के लिए कि बच्चों ने इम्प्रूव किया या नहीं। फिर लीडरशिप डेवलपमेंट, कैसे टीचर्स को लीडर बनना है, गेनिंग लीडरशिप ट्रेनिंग फ्रॉम मेंटरिंग अदर टीचर्स, बाकी टीचर्स के साथ डिस्कस करके बात करके किस तरीके से अपने अंदर लीडरशिप रोल लाना है, किस तरीके से कंट्रीब्यूट करना है, उसके बारे में डिस्कस करके खुद को ट्रेन करना। एंड बिल्डिंग ग्लोबल अवेयरनेस, participating in professional development programs that focus on global issues, international perspective and क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। टीचर्स को ये सब करना ज़रूरी है क्योंकि उनको खुद अपडेट रहना है, अगर वो अपडेट नहीं रहेंगे तो वो बच्चों को अपडेट नहीं कर सकेंगे। एंड SST इज़ समथिंग फॉर विच यू हैव टू स्टे अपडेटेड। इंग्लिश का टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन SST में इकोनॉमिक्स चेंज होगा, जोग्राफी चेंज होगा, हिस्ट्री के कुछ चीज़ें चेंज होंगी जब नया नया कुछ रिसर्च होता है उसकी वजह से। तो ये सब जानना और टीचर्स को खुद को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।